हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है इको 08 का यूनिट 3 प्रमोटर्स का पॉइंट नंबर है 3.7 रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर प्रमोशन को कितना रेम्यूनरेशन मिलता है। यू हैव नोटेड अबाउट through the above paragraph that the promoter occupies a unique position in relation to the company. Before the company is brought into existence, he has to complete all the formalities, spend considerable skill and effort, and organize necessary resources so that the company can be formed. He has to incur preliminary expenses as well. For all this important activity and his consideration effort, he should be suitably remunerated. However, he is also in a peculiar position for doing all this activity for the company that is not yet in existence. The promoter cannot claim as a matter of right any remuneration from the company. तो क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्रमोटर होता है उसका एक यूनिक पोजीशन होता है कंपनी के रिलेशन में। तो जब भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आता है उससे पहले से ही क्या होता है कि जो प्रमोटर है उसका बहुत सारा ड्यूटीज़ हो जाता है, उसका बहुत सारा काम उसको दिया जाता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ उसके पास होती है कंपनी के एग्जिस्टेंस के पहले। तो उसका क्या होता है, अपना स्किल उस कंपनी के एग्जिस्टेंस के पहले लगाना होता है। इसका जो भी एफर्ट्स होता है या फिर जो भी कंपनी का जो नेसेसरी रिसोर्सेज होता है उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम प्रमोटर को करना पड़ता है कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने के पहले, कंपनी फॉर्म होने के पहले, ताकि कंपनी ईजिली फॉर्म हो सके। तो उसको कुछ भी ये सब चीज़ को करने में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस लगता ही है, उसको खुद का एक्सपेंस इस सब में करना पड़ता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होता है उसमें क्या होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो उसके लिए उसको अच्छा रेम्यूनरेशन भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर भी क्या होता है कि उसका जो पिक्यूलियर पोजीशन है, तो क्या होता है उससे कि जो भी एक्टिविटीज़ होता है कंपनी का वो उसको करना ही पड़ता है। पर क्या होता है, अगर उसका कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है तब पर भी वो उसको ये सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसका एक पिक्यूलियर पोजीशन होता है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जो प्रमोटर होता है वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसका राइट नहीं है, मतलब उसको जो रेम्यूनरेशन है मिलना चाहिए उसके लिए वो किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकता है कंपनी से। He therefore is not entitled to recover any remuneration for his service unless the company, after getting formed, enters into a specific contract with the promoter for this purpose. You must note that even if the promoter has entered into a contract with the prospective directors before the incorporation, he has no valid claim against the company for remuneration. This is so because the directors cannot enter into contract on behalf of the company that is not yet in existence. तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि फिर भी क्या होता है, जब तक कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती, वो अपने रेम्यूनरेशन के लिए, अपने जो सर्विस वो प्रोवाइड किया उसके लिए रेम्यूनरेशन के लिए वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता जब तक कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती, कंपनी जब तक फॉर्म नहीं हो जाती। क्योंकि जब तक कंपनी फॉर्म नहीं होगी वो कंपनी के साथ कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पाएगा, जिसके थ्रू उसको पैसा बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि जो प्रमोटर होता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देता है कोई भी प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स के साथ इनकॉर्पोरेशन के पहले, कंपनी के फॉर्मेशन के पहले, तो क्या हो जाएगा, वो क्लेम वैलिड नहीं कहलाएगा कंपनी के अगेंस्ट में रेम्यूनरेशन के लिए। और ऐसा इसलिए होगा कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए गए हैं कंपनी के बिहाफ में, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं है। तो प्रमोटर तो कंपनी के साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन कर नहीं सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, उसी तरह से डायरेक्टर्स भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है कंपनी के साथ। There are also cases where the article of the company may specifically provided what a specified sum may be paid to the promoters as remuneration for their services. While these provisions give the director as authority to make such payment, it does not give the promoter a right to claim remuneration or to sue the company for the same. In actual practice, therefore, the company, once it is registered, usually agreed to pay some remuneration for the valuable services rendered by the promotion. This remuneration may be paid to the promoter in any of the following ways. तो यहाँ पे बहुत बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे भी केसेस होते हैं आर्टिकल में कंपनी का, जहाँ पे ये बताया जाता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो जो भी अपना सर्विस दिए हैं कंपनी के लिए, कंपनी का फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सम डिसाइड किया गया है जो उसको रेम्यूनरेशन के तौर पे उसको दिया जाएगा, प्रमोटर्स को दिया जाएगा। तो जो प्रोविज़न्स होता है जिसमें क्या बोलता है कि जो डायरेक्टर्स होता है उसके पास ये अथॉरिटी होता है कि वो पेमेंट कर सके। पर क्या होता है कि प्रमोटर लेकिन उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है कि वो पेमेंट करे, उसको डायरेक्टर्स को क्लेम नहीं कर सकता है कि डायरेक्टर्स को पेमेंट नहीं किया है, सब बिल्कुल भी वो क्लेम नहीं कर सकता, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो प्रोविज़न जो होता है वो डायरेक्टर को ही अथॉरिटी देता है पेमेंट करने के लिए।
तो पर प्रमोटर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन तो एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो जो कंपनी है जैसे एक बार रजिस्टर हो जाती है वो क्या करती है, प्रमोटर को रेम्यूनरेशन पे कर देती है। जो भी वैल्यूएबल सर्विसेज वो प्रोवाइड किया कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, कंपनी के एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उसके लिए वो रेम्यूनरेशन दे देती है। तो जो रेम्यूनरेशन वो पे करता है प्रमोटर्स को, वो जो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे तरीक़ों से पे करता है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ही मे बी अलाउड टू सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी फॉर कैश एट द प्राइस हायर देन द वैल्यूएशन आफ्टर ही हैज़ मेड अ फुल डिस्क्लोजर अबाउट द वैल्यूएशन एंड द प्रॉफिट अर्न एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो प्रमोटर होता है वो क्या कर सकता है, अपना जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है कंपनी को कैश के लिए, वो भी उस प्राइस पे सेल कर सकता है जितना का प्राइस है उससे ज़्यादा पे वो सेल कर सकता है। वो अपने मन का जो भी प्राइस वो सेट करना चाहे वो सेल कर सकता है उस प्राइस पे। और लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पूरा डिस्क्लोज़र करना पड़ेगा, अच्छी तरह से सारा डिटेल में उसको जानकारी देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और साथ ही साथ कितना प्रॉफिट वो अर्न किया उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानकारी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्रमोटर हैज़ परचेज सम बिजनेस और सम अदर प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड टू द कंपनी, ही मे सेल द सेम टू द कंपनी एट अ प्राइस हायर आफ्टर मेकिंग अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्राइस पेड एंड द प्रॉफिट अर्न। तो अगर मान लीजिए कि प्रोमोटर जो है वो सब कुछ बिजनेस का जो परचेज़ किया था वो सेल कर दे रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी को सेल कर दे रहा है, तो वो सेल करता है कंपनी को, तो वो किसी भी प्राइस में सेल कर सकता है, हायर प्राइस में भी सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कितना प्राइस वो पे किया है, साथ ही साथ उसको कितना प्रॉफिट मिला है। इसके अलावा कंपनी में अलॉट टू द प्रमोटर फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी, इसके साथ ही कंपनी जो है वो प्रमोटर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स अलॉट कर सकता है। इसके अलावा ही में भी पेड अ सर्टेन लमसम बाय द कंपनी एज अ रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर। इसके अलावा कंपनी जो है वो कुछ पैसा उसको दे सकती है, जो भी मतलब सर्विस वो रेंडर किया है कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान, उसको लेकर के कंपनी भी कुछ लमसम अमाउंट उसको दे सकती है। ही में भी गिवन अ कमीशन एट अ फिक्स रेट ऑन द शेयर सोल्ड। उसके अलावा वो क्या कर सकती है कि जो शेयर्स वो बेचा है, प्रमोटर जो भी शेयर्स को बेचा है उसके लिए उसको एक फिक्स रेट का कमीशन दे सकती है। द कंपनी में गिव हिम एन ऑप्शन to subscribe for a certain number of companies unissued shares at par. This option is generally limited to a certain period, which means that a promoter must subscribe to the shares within a certain time. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंपनी है वो उसके पास ये ऑप्शन दे देती है कि वो जो कंपनी का जो अनइश्यूड शेयर्स है पार पे वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन होता है वो जनरली कुछ निश्चित समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रमोटर है वो सब्सक्राइब कर सकता है कंपनी का शेयर को, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही ये ऑफर रहता है उसके पास। द रेम्यूनरेशन ऑफ टू द प्रमोटर में बी पेड इन एनी ऑफ द वेज मेंशन अबव, whatever is the manner in which the company choose to compensate for the services of the promoter, the amount of remuneration and the matter of payment must be disclosed in the prospectus if the remuneration is paid within 2 years preceding the date of the prospectus। तो बोला जा रहा है कि जो रेम्यूनरेशन होता है प्रमोटर का वो इसमें से किसी भी जो मेंशन किया गया है 6 तरीका उसमें से किसी भी तरीका में दिया जा सकता है, पर जो भी होगा कंपनी उसको चूज़ करेगी जो कंपनसेट करने के लिए जो भी प्रमोटर सर्विस दिया है उसके लेकर के। तो जो अमाउंट होता है रेम्यूनरेशन का और जो मैनर होता है पेमेंट का वो प्रोस्पेक्टस में लेकिन बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अचानक उसको बोल देंगे कि हम इस वे में उसको पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बारे में अच्छी तरह से प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जब रेम्यूनरेशन पे हो रहा है 2 मतलब प्रीसीडिंग ईयर्स में, तो उसके बारे में प्रोस्पेक्टस में मतलब जो डेट है प्रोस्पेक्टस का उससे 2 साल पहले हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो जिस महीने में पे करना चाहिए, जो भी अमाउंट पे करना चाहिए उसके बारे में उसको कंपनी को प्रोस्पेक्टस में अच्छी तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर से रिलेटेड। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।